बिल्कुल है। जैसे कि लेट्स मूव टू द फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट वेस्टिंग द टाइम। और मैं आपके स्कूल की दूसरी क्लास की वेट कर रहा था, किसी ने ज्वाइन नहीं करा अभी तक दूसरी क्लास। कोई बच्चा मैसेज दे सकता है बेटे दूसरी क्लास को? अभी तक उन्होंने ज्वाइन ही नहीं करा। एनीहाउ, लेट्स डोंट केयर फॉर द लेट कमर्स। तो हमारे पास ना ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से बताओ। आपको आपने प्रॉपर पार्टिसिपेट करना है बेटे। मोशन का नेचर बताना है। मोशन नेचर हमसे पूछा हुआ है, लेकिन वो कहता मोशन नेचर अब तब बताओगे जब आप मेरी स्टेटमेंट सुनोगे। हमने कहा स्टेटमेंट बताओ। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद। ऑब्जेक्ट जो है कह रहा है मूव कर रहा है, मूव्स विद। उसके बाद उसने ब्लैंक छोड़ रखा है। ब्लैंक की जगह पर हमने बताना है नेचर ऑफ द मोशन। ऑब्जेक्ट इज मूविंग, ऑब्जेक्ट मूव्स विद डैश इफ ऑब्जेक्ट कवर्स unequal distances in equal intervals of time. Unequal distances in equal intervals of time. Equal intervals of time. कौन बच्चा बताएगा इस मोशन की नेचर क्या हो सकता? टेक्निकल वर्ड में हम इसको, हाँ शाबाश, फर्स्ट बेंच में। हाँ बेटे स्पीक आउट, स्पीक आउट। फर्स्ट बेंच में सेंट्रल लाइन। मोशन। कौन सा मोशन? शाबाश, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। अगर कोई बच्चा पेपर में नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बजाय ये वर्ड भी लिख दे तो मैं लिखने लगा हूं, तब भी उसको मार्क्स मिलेंगे। अगर वो मोशन लिख दे मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी, मोशन विद वेरिएबल वेलोसिटी ऐसे लिख दे तब भी फुल मार्क्स मिलेंगे। अगर कोई बच्चा इसकी जगह ये लिख दे मोशन विद वेरिएबल स्पीड, तब भी उसको पूरे मार्क्स मिले। ये तीन चीजें हो सकते हैं, याद रहे। अनइक्वल होना चाहिए यहां पर, और डिस्टेंसेस लिखा होना चाहिए, और यहां पर इक्वल इंटरवल्स लिखा होना, तब ये बात है ऐसे। अब हम इसी क्वेश्चन को गहराई से सीखते हैं कि क्या क्या चेंज करने से ये नॉन यूनिफॉर्म वर्ड नहीं आएगा। ध्यान से सुन लेना बेटे। अब टीचर इसका पूरा, अब ये समझ लो ऑपरेशन कर देगा, डाइसेक्शन मैक्सिमम सिखा देगा जितना भी इसमें से सिखाया जा सकता। अगर कोई बच्चा बोले, ध्यान से सुनो, अगर कोई बच्चा बोले सर मैं इसको अन को काट दूं, अन को काट दूं तो क्या होएगा, तो यहाँ क्या आएगा? कोई बच्चा बता सकता है? और मेरे को गारंटी है सारे गलत बताएंगे, गारंटी। जिनको पूरा विश्वास है वही हाथ खड़ा करे। मैं टीचर एज ए टीचर कह रहा हूँ, गारंटेड आपका गलत होएगा। जिसका फिर भी यकीन है वो हाथ खड़ा करे। चलो वही बच्चा, चलो बताओ जिसको पता है, जिसका पूरा मन है। ये तो मैं कह रहा था कि गलत होगा। अगर आपने अन को काट दिया तो सभी बच्चों ने नॉन यूनिफॉर्म से यूनिफॉर्म बना दिया। गलत हो गया बेटे। नॉन यूनिफॉर्म से यूनिफॉर्म कब बनता है बाद में बताता हूं, लेकिन एक बात याद रहे, जब इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम आ जाए, तब इस ग्रीन वाली लैंग्वेज के ऊपर आपको लिखना पड़ेगा मोशन विद
कांस्टेंट स्पीड मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, तब लिख सकते, यूनिफॉर्म नहीं लिख सकते। तो सर फिर यूनिफॉर्म कब लिखना है, वो भी बताता हूं। अगर आपका ये जो वर्ड मैंने बॉक्स में लिखा है बेटे, डिस्टेंसेस, इक्वल डिस्टेंसेस की बजाय इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स लिख दे। इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स, याद रहे डिस्प्लेसमेंट्स हमेशा स्ट्रेट लाइन होते हैं, और डिस्टेंस जो होते हैं वो ऐसे टेढ़े मेढ़े भी हो सकते हैं। जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम लिखे, डिस्प्लेसमेंट्स, तब आपको यूनिफॉर्म मोशन लिखना है। बोलो बेटे, हाँ जी। अगर किसी ने गलत मलत याद कर रखा है तो उसको सही कर लो अभी भी। नहीं सर मैंने ऐसे बुक में ये बोल, तो बुक भी ठीक कर लो जाके, तो उसमें क्या हो गया। तो टीचर ने बोल दिया अगर मूव्स विद इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, तब आपने यूनिफॉर्म मोशन लिखना है, डिस्प्लेसमेंट्स। और जब यूनिफॉर्म मोशन लिखा हो तो उसकी जगह आप एक और वर्ड भी लिख सकते हो, तब भी आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कौन सा वर्ड लिख सकते हैं सर, वो वर्ड है मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी भी लिख सकते हो यूनिफॉर्म मोशन को। एक बात और बता दूं, यूनिफॉर्म मोशन का एक नाम और भी है, अनएक्सेलरेटेड मोशन। अनएक्सेलरेटेड मोशन। अब बच्चा कहता है सर ये तो आपने इतनी चीजें बता दी, तो मेरे तो मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा पेपर में। तो हम इसका एक चार्ट बना लेते हैं, चार्ट। कब यूनिफॉर्म लिखना है, कब नहीं लिखना, कब वेरिएबल स्पीड लिखना है, कब नहीं लिखना, उसका एक चार्ट बना लेते हैं, तब आपको बिल्कुल कभी गलती नहीं होगी। शाबाश, मैं चार्ट बनाने लगा हूं अपने बच्चों के लिए। देखो टीचर ने यहां पर क्या लिखा, डिस्टेंस, और वो भी कब, इक्वल, इक्वल डिस्टेंसेस। यहां पर क्या लिख रहा है टीचर, अनइक्वल डिस्टेंसेस। यहां पर क्या लिख रहा है टीचर, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स। यहां पर क्या लिख रहा है टीचर, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स। और यहां पर क्या लिख रहा है टीचर, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये टीचर ने इतने कॉलम बना दिए, और अगर ये कॉलम बना दिए तो टीचर कहता है कि आपने रिजल्ट क्या लिखना है, नेचर ऑफ मोशन क्या होएगा, रिजल्ट वो यहां लिखेगा टीचर, इधर को बताए। तो मैं बताने लगा हूं, ध्यान से देखो, योर अटेंशन। अब किसी जगह पर अगर मैं टिक लिख दूं, टिक, ऐसे टिक लगा दूं, उसका मतलब है यस। मान लो स्टेटमेंट में लिखा हुआ इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और इक्वल डिस्टेंसेस भी लिखा हुआ, तो आपने लिखना है कांस्टेंट स्पीड वाला मोशन है वो, कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म नहीं लिख सकते आप, याद रहे। अगर आपको पेपर में आ जाए इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स आ जाए, तब आप लिख सकते हो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ यूनिफॉर्म डिस्प्लेसमेंट। ओके, अगर आपको आ जाए इक्वल इंटरवल्स और अनइक्वल डिस्टेंसेस, तब आप लिखोगे मोशन विद वेरिएबल स्पीड।
अगर आपको पेपर में आ जाए स्टेटमेंट में कि सर इंटरवल्स तो इक्वल थी और डिस्प्लेसमेंट्स अनइक्वल थी, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो कहां कहां पर टीचर ने टिक लगाया, ठीक है, याद रहे। इसकी सीध में क्या है, उलट उलट पुलट मत कर देना बेटे। अब यहाँ पर टीचर एक बात और भी बता रहा है। जो टीचर ऊपर ग्रीन कलर से लिख के आया ना मोशन की नेचर, ये वाली यूनिफॉर्म मोशन, उसके दो वर्ड और भी हैं। यूनिफॉर्म मोशन को, ग्रीन वाले को आप मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी भी बोल सकते हैं। मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी। और उसी मोशन को आप एक दूसरा नाम भी दे सकते हो, अनएक्सेलरेटेड मोशन। यानी कि इसमें एक्सेलरेशन जीरो होता है, यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जीरो होता है। ये चार्ट जिसने बनाया, याद कर लिया, वही सही आंसर देगा। जिसने ये चार्ट नहीं बनाया, वो ऐसी किताबों में रट्टे से मार लिए सेंटेंस के में, वो पेपर में जाके कंफ्यूज हो जाए। अनएक्सेलरेटेड मोशन, मोशन विद कांस्टेंट वेलोसिटी या यूनिफॉर्म मोशन, इन सभी का एक मतलब। ओके, अब हम आगे बढ़ेंगे। ये तो हमने क्वेश्चन को पढ़ के उसका डाइसेक्शन कर दिया। हमें बोल, हाँ जी, So we have to draw that. अभी आपको बनाना है क्या, दोबारा दिखाऊं? लो जल्दी बनाओ, जल्दी बनाओ। क्या इक्वल डिस्टेंसेस, प्लूरल में चाहिए, डिस्टेंसेस, डिस्प्लेसमेंट्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक रीटा करके बच्चा है, वो फेरीज व्हील के ऊपर मजे ले रहा है, एंजॉइंग द राइड ऑन फेरीज व्हील, और रिवॉल्व कर रही है डिस्क के ऊपर, और उसका स्पीड है कांस्टेंट स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड। उसका नेचर बताना है आप। ध्यान से सुनो, शाबाश। मैं अब इसको स्टोर कर रहा हूं मेमोरी में। एक बच्चा है रीटा, वो बच्चा इस फ्लाईव्हील के ऊपर मजे ले रहा है बच्चा, और उसने घूमते हुए नेचुरली ये हैंडल वगैरह पकड़े होते हैं। मान लीजिए वो बच्चा ये है। अब वो कहता है कि आप बताओ, उसने ऐसे येलो कलर के हैंडल पकड़े हुए हैं और ये डिस्क ऐसे घूम रही है, फेरिस भी। कह रहा है जब ये घूम रहा है तो उसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकंड, पक्का दे रखी है, पक्की स्पीड। अब बताओ, कहता आप इसके मोशन को इन चारों में से क्या बताओगे? एट रेस्ट, इन एक्सेलरेटेड मोशन, चार ऑप्शंस लिख रहा हूं बेटा। मूविंग विद नो एक्सेलरेशन, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इन चारों में से जितनी भी, अगर आपको लगता है फर्स्ट ऑप्शन, तो एक फिंगर खड़ी करो। सेकंड लगता है तो दो, थर्ड लगता है तो 3 फिंगर्स, फोर्थ ऑप्शन है तो 4 फिंगर। अपना अपना अलग से जवाब दो, हौसले ऐसे, फोर्थ, फर्स्ट, सेकंड, डोंट फियर बट जो भी आपको लगता है आप अपना हाथ खड़ा करो।
लास्ट लाइन में एक बच्चे ने मेरे को दे दिया इंडिकेशन, स्पेक्स वाले ने। और कोई बच्चा? जितनी भी आपको ऑप्शन सही लग रही है उतनी फिंगर्स खड़ी करो। एक ही बच्चे ने जवाब दिया क्लास में, सभी ने देना बेटे, सभी ने। पिकअप योर ऑप्शन। भाई आप खाली नहीं बैठ सकते, आपको फिंगर्स खड़ी करनी ही करनी है। मैं कह रहा हूं आपको फिंगर खड़ा करना ही है, एक ना एक। तो सबको पनिशमेंट दे दी जाए, फिर क्लास में खड़ा कर दूंगा, ज्वाइंट पनिशमेंट दे दूंगा सारी क्लास को, स्टैंड अप ऐसे कह दूंगा मैं। बच नहीं सकते आप। 3 को कह रहे हैं मैक्सिमम बच्चे, 3 को। थर्ड ऑप्शन को कह रहे हैं, कोई 2 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है। ओके, डाउन डाउन। अब हम इसको डाइसेक्शन करते हैं, चीर फाड़ करते हैं, पूरा सीखते हैं इसको। ध्यान से सुनो भाई, देखो रेस्ट पे तो ये है नहीं है, रेस्ट वाली ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत, क्योंकि वो अपनी पोजीशन छोड़ रहा है। बाय द पासेज ऑफ टाइम अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन छोड़ रही है तो वो रेस्ट में तो है ही नहीं। और आप में से किसी भी बच्चे ने ये ऑप्शन चूज करा ही नहीं, बिल्कुल सही। कुछ बच्चे कहते हैं सर देखो 5 मीटर पर सेकेंड आपने कांस्टेंट बोल दिया, तो ये एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी हुई। गलत। यूनिफॉर्म वेलोसिटी में ना केवल कांस्टेंट होना चाहिए, बल्कि बॉडी की मूव करते हुए डायरेक्शन भी सेम रहनी चाहिए। डायरेक्शन भी। तो अगर कोई बॉडी सर्कल में घूम रही है तो एट दिस मोमेंट उसकी डायरेक्शन अलोंग टेंजेंट है, ऐसे। अगर यहां पर पहुंच गई तो उसकी डायरेक्शन इधर को अलोंग दी टेंजेंट, ऐसे तो अलोंग दी टेंजेंट। और आपको अच्छे से पता है सर्कल में रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, रेडियस और टेंजेंट। तो जब भी कोई बॉडी सर्कल में घूमे एट एवरी डिफरेंट पॉइंट उसकी डायरेक्शन अलग होगी है, क्योंकि टेंजेंट अलग डायरेक्शन में आएगी, तो डायरेक्शन तो वेरी होगी। जब डायरेक्शन वेरी होगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो हो ही नहीं सकती। यूनिफॉर्म वेलोसिटी तभी होती है जब डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए ये भी गलत हो गया, फोर्थ ऑप्शन। अब सेकंड पे चलते हैं, या फर्स्ट थर्ड पे चलते हैं, चलो। मोशन विद नो एक्सेलरेशन। गलत। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी में चेंज आ गया। आपको के सर कहाँ आया वेलोसिटी का चेंज? वेलोसिटी का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। तो आपने तो बोल दिया ये कांस्टेंट है। गलत। वेलोसिटी के 2 करेक्टर होते हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड, एक उसकी डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड जरूर उसने कांस्टेंट बोल दिया 5 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन, सर्कल में डायरेक्शन तो चेंज होती रहती है। तो दोनों में से एक भी चेंज हो जाए, डायरेक्शन चेंज होगी है सर्कुलर मोशन, तो वो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। जब वेलोसिटी में चेंज हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो नहीं हो सकता, इसलिए मोशन विद नो एक्सेलरेशन गलत। इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन। कितने बच्चों ने सेकंड बताया था? रेज योर हैंड ईमानदारी से। देखो लास्ट में बैठे हुए 2 बच्चों का हाथ खड़ा है बस। शाबाश। दोनों बच्चों को शाबाश देनी पड़ेगी, बाकी सारी क्लास का गलत। मैंने देख भी लिया था बेटे आपका, आप दोनों का वाकई सेकंड खड़ा हुआ। वेरी नाइस। इसको बोलते हैं क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट से सीखना। जितना उसने बताया उसके अंदर जाकर गहराई से ये क्यों गलत। ऐसा नहीं कि सिर्फ ये सही होगा तो बन, बाकियों को पता होना चाहिए कि वो क्यों गलत। ऐसे ही हम एक और क्वेश्चन करते हैं। टीचर यहाँ पर ग्राफ बनाएगा और ग्राफ से हमने देखना है क्या चीज निकल के आती है बाहर। पहला ग्राफ हमें दे रखा है ऐसे, इधर टाइम इधर डिस्टेंस, और ग्राफ दे रहा है ऐसे। सेकंड ग्राफ में वो कह रहा है डिस्टेंस टाइम ऐसे।
थर्ड ग्राफ में वो कह रहा है डिस्टेंस टाइम, डिस्टेंस है हर बार ऐसे। फोर्थ में वो कह रहा है टाइम और डिस्टेंस, और फोर्थ में ग्राफ कह रहा है ऐसे। चार ग्राफ दे दिए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। कौन बच्चा बताएगा इनमें से, फिंगर्स उतनी खड़ी करनी है आपने, कौन बच्चा बताएगा इनमें से मोशन, जो बॉडी है ना, बॉडी वो मोशन में नहीं है, एट रेस्ट है। शाबाश, रेज योर फिंगर्स। इनमें से रेस्ट वाला कौन बताता है, फिंगर्स खड़ी करनी करनी है आप। ओके, पता लग गया, मैक्सिमम बच्चों को 4 बता रहे हैं। बाकी कोई और बच्चा विद डिफरेंट आंसर? बेटे कुछ ना कुछ तो आपने पिकअप करना ही है, खाली नहीं बैठना। बॉडी एट रेस्ट, शाबाश। तो कुछ बच्चों को तो हौसला ही नहीं है, थर्ड लाइन में कोई बोला ही नहीं बच्चा, तो इसका मतलब है फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। जानते हो क्यों? अगर टाइम इतना था तो बॉडी इतने डिस्टेंस पर बैठी है। मान लो अगर हम यहां से काउंट करें ओरिजिन से, 1 2 3 4 है यहाँ पर, मान लो, तो इतने टाइम के ऊपर बॉडी 4 मीटर अवे है। फिर इतना टाइम गुजर गया तो फिर से परपेंडिकुलर ड्रा करके देखा, तब भी वो 4 मीटर ही था। फिर इतना टाइम गुजर गया, तब भी वो 4 मीटर है। तो बॉडी ने एक पर्टिकुलर डी गैप बना रखा है ओरिजिन से। जैसे टाइम बीतता है बॉडी उसी पॉइंट पर रहती है। तो इन सारे पॉइंटों को जब हमने स्ट्रेट लाइन से जोड़ा तो नेचुरली बेटे हमारा ग्राफ बनेगा अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सभी बच्चे याद रखेंगे, ये वाला लर्निंग पॉइंट है असली। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या हो जाए, स्ट्रेट लाइन हो, लेकिन स्ट्रेट लाइन तो ये भी है। स्ट्रेट लाइन की नेचर बतानी पड़ेगी। पैरेलल टू टाइम एक्सिस, देखो टाइम एक्सिस इधर है और वो भी ऐसी पैरेलल है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस। अगर कभी ऐसा आ जाए, सभी बच्चों ने ये लैंग्वेज याद रखनी है, तभी एट रेस्ट बोलोगे। यानी अगर मैं इसी इसमें एक और ग्राफ बना देता, 5वां नंबर वाला, टाइम इधर बना देता, डिस्टेंस इधर बना देता, और ग्राफ को पैरेलल तो रखता लेकिन डिस्टेंस एक्सिस के पैरेलल रख देता, तो ये रेस्ट पर नहीं होती। वैसे तो ये ग्राफ ही गलत है, रॉन्ग ग्राफ। कैसे पता लगा सर रॉन्ग ग्राफ क्यों? भाई एक ही टाइम के मौके पर ऐसे कैसे हो सकता है, बॉडी 1 मीटर पे भी खड़ी हो, बॉडी 2 मीटर पे भी खड़ी हो, टाइम उतना ही हो, बॉडी 3 मीटर पे भी खड़ी हो, एक ही टाइम पे, ऐसे कैसे हो सकता है? तो ये वाला ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है, येलो वाला। अच्छा, अब इसी में बताओ मेरे को, देखते हैं कौन बच्चा बताएगा 1 2 3 में से किसमें बॉडी, किसमें बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी। शाबाश, ये बिल्कुल सही है, कांस्टेंट वेलोसिटी लिखना चाहिए। बल्कि अच्छी बात तो ये है बेटे, कांस्टेंट स्पीड लिखना चाहिए। हाँ, डिस्टेंस की बजाय उसने डिस्प्लेसमेंट लिख दिया होता, डिस्प्लेसमेंट। अगर बहुत गहराई से देखें और इधर टाइम, तब ऐसे ग्राफ हो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो लिखना चाहिए कांस्टेंट वेलोसिटी। और अगर उसने डिस्टेंस और टाइम दे दिया तो कांस्टेंट स्पीड। पर आपकी क्लास बहुत छोटी है, तो आप दोनों में से कुछ भी लिख दोगे, टीचर को मार्क्स देने पड़ेंगे आप। लेकिन फिर भी गहराई से बता। कोई बच्चा कहता है सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फर्क बताना आप मेरे को। ये लो अभी बताता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर आपका घर है, होम, यहाँ पर स्कूल है। तो आप घर से स्कूल आते हो और मान लीजिए उसी सेक्टर में है, तो आप यहाँ से गए, यहाँ से गए, ये रास्ता है आपका स्कूल का। तो ये जो व्हाइट लाइन है, लेंथ ऑफ द एक्चुअल ट्रैक फॉरवर्ड, ये डिस्टेंस है। लेकिन मान लीजिए आपको एक ऐसी फ्लाइंग मशीन ला दूं कि आप घर की छत से स्कूल की छत पर उड़ के जा सकते हो, तो नेचुरली आप स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करोगे। तो ये जो ग्रीन लाइन लगा दी मैंने विद डायरेक्शन, ग्रीन लाइन,
वो है डिस्प्लेसमेंट। ग्रीन लाइन डिस्प्लेसमेंट है और व्हाइट लाइन जो दिखाई है वो डिस्टेंस है। तो ये टीचर ने आपको बताया दोनों में फर्क। अच्छा, इस ग्राफ के ऊपर क्या लिखना चाहिए? व्हाट शुड बी द लैंग्वेज है? बॉडी तेज हो रही है या स्लो हो रही है, कौन सी है इसमें? इस ग्राफ में सेकंड वाले में, वेदर इट इज एन एक्सेलरेटेड मोशन और डी एक्सेलरेटेड मोशन, बताओ। मैं सेकंड की बात कर रहा हूं। सेकंड वाले मोशन में याद रखना, बॉडी सिस्टेमेटिकली फास्ट हो रही है, सिस्टम रिदम बना के तेज हो रही है, रिदम बना, एकदम से तेज नहीं हो रही, रिदम बना के तेज हो रही। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। यूनिफॉर्मली एल वाई लगाना है, एक्सेलरेटेड। इसमें एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट होती है बेटे, कुछ ना कुछ कांस्टेंट होती है। और ये जो ग्राफ है ये वाला, ये स्काई, ये व्हाइट वाला, इसमें सिस्टमैटिकली स्लो होती है, सिस्टमैटिक ऐसे। आपने बताया वो दोबारा बता दो। आपके पापा घर बाइक से घर पे आ रहे हैं, तो मेरा घर वो है, तो वो धीरे धीरे स्लो करते करते गए घर तक, बाइक को रोक ले, ग्रेजुअली सिस्टमैटिक। जो तुम टीनेजर कैसे रोकते हो घर बाइक, अपना आपको पता ही है, जाके एकदम से ब्रेक लगा देते। डोंट टॉक म्यूचुअली। मैम ये आपस में जो बच्चे बात कर रहे हैं जरा बाहर कर देना एक दो बच्चों को। ये स्पेक्स वाले बच्चे को थर्ड लाइन में बैठा है, मैं इसको नहीं पढ़ाना चाहता, मैं थर्ड लाइन में, इसको जरा बाहर करो बच्चे को। यूनिफॉर्मली डी एक्सेलरेटेड। नो म्यूचुअल टॉक। सर कोऑपरेट करो प्लीज, मैं आपका साथ चाहिए मेरे को। डिसोबीडियंट बच्चा जो भी है, मैं आपको पर्टिकुलरली एक पॉइंट आउट करा बच्चा। सेकंड, अब हम बात करेंगे आगे। एक कार मूव्स विद यूनिफॉर्म स्पीड, उसका स्पीड है कार का 54 किलोमीटर पर आवर, और वो स्पीड उसको 20 मिनट के लिए, फॉर 20 मिनट, इतने मिनट के लिए उसकी ये स्पीड है। फिर उसके बाद वो बोलता है सेकंड गो में कि वही कार सेकंड बार उसकी जो स्पीड होगी है वो हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, और इसको उसने मेंटेन करा 40 मिनट के लिए, फॉर 40 मिनट। तो कह रहा है उसकी एवरेज स्पीड बताओ, एवरेज स्पीड। एनीबॉडी? एवरेज स्पीड जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर देना वो बहुत ब्राइट बच्चा है क्लास। देखो टीचर ने हिंट भी लिख दिया आपके लिए, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम इज इक्वल टू एवरेज स्पीड।
फिर भी मेरे को 90% एश्योरेंस है क्लास में एक भी बच्चा नहीं करेगा इसको, 90%। अगर मेरे को लगता है सर आप तो ज्यादा ही हमारी बेइज्जती कर रहे हो, हम आपको करके दिखाते हैं, तो प्रूव मी रॉन्ग। किसी बच्चे को लगता है कि नहीं टीचर गलत बोल रहा है, आई कैन प्रूव द टीचर रॉन्ग, तो करके दिखाओ। सर 2 मिनट कितना? सर 2 मिनट आंसर बोल के बताओ बेटे। तो मैं तो पहले ही बोल दिया था आपसे होना नहीं, तो टीचर के हुआ नहीं, क्या मैं मान लूं? बेटे मेरे को अच्छा मजा तब आएगा जब आप मेरे को हरा के दिखाओ। टीचर बार बार कह रहा है नहीं होएगा, नहीं। मजा तो तब है अगर आप मेरी बात को गलत प्रूव करो। शाबाश। तो फाइनली आई एम सेइंग दैट you all could not do। तो सीखो फिर कैसे करना है। तो टोटल डिस्टेंस आपको पता है, उसने 2 केसेस करे हैं, केस नंबर 1, केस नंबर 2, एक ही बॉडी पे। तो हम बोलेंगे कि जी फिर डिस्टेंसेस भी आप 2 ले लो, एक को S1 ले लो, एक को S2 ले लो, और टाइम को भी T1 कर लो और T2 कर लो। कहता टाइम तो आपके पास है ही है, हमने कंसिडर है, टाइम तो है, दोनों टाइम है, लेकिन आपने देखा आपने यूनिट कौन सी यूज करी है? आर वाली यूज करी है, आर। तो हम मिनट्स में टाइम को नहीं पुट करेंगे, हम आर में ही पुट करेंगे। तो पता है 120 मिनट को 1/3 आर का 42 मीटर पर सेकंड। कितना? तो नोट मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। एक बच्चे ने बड़ी कॉन्फिडेंस से 42 बोला है। अब ये देखते हैं इसका सही आया कि नहीं। ठीक है, शाबाश, मैंने आपकी क्लास का नोट कर लिया। अब हम सीख तो लो, बाकी बच्चे ध्यान से सुनो कैसे करना है। तो 20 मिनट जो होते हैं ना वो 1/3 आर होते हैं। कैसे? क्योंकि सभी बच्चों को पता है एक वेल नोन फार्मूला, 1 आर के अंदर 60 मिनट होते हैं, 60। तो उसका ये 1/3 है, तो नेचुरली T1 को तो हम लिख देंगे 1/3 आर। 40 को भी तो लिखना पड़ेगा। 40 मिनट के आर बनाने के लिए क्या करेंगे? 40 डिवाइडेड बाय 60 यानी कि 2/3। तो ये भी 2/3 आ गया। तो टाइम फैक्टर का तो काम खत्म, लेकिन S1 और S2 को अभी ऐसे ही रहने दो। अब आगे देखो। ओके, मैंने मान लिया 42 मैंने लिख दिया। अब सुनो तो सही ध्यान से। अब मान लीजिए आपका 42 गलत हो गया, मान लो थोड़ी देर के लिए गलत हो गया, और तो आपने सुना भी नहीं क्वेश्चन, तो टाइम वेस्ट हो गया ना। सुनो तो सही ध्यान से। तो आप ध्यान से सुनो, यहां पर जब हमने इसको सॉल्व करा व्हाट हैपेंस, तो एलसीएम कितना आ गया बेटे? 3 आ गया, और ऊपर क्या आ गया? 1+2, तो 3/3 आ गया ये। तो S1 प्लस S2 ही रह गया, 3 से 3 कट गया, 1 आ गया। इतना ही रह गया आंसर इस क्वेश्चन में। अब आपको सभी को पता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो आपने अगर S1 निकालना है, S1 तो दिया नहीं है कहीं, क्योंकि ये तो स्पीड है, तो स्पीड इंटू टाइम कर दो, T1 कर दिया, प्लस दूसरा भी कर दो, V2 T2 कर दो। तो इसका मतलब है जो हमारा एवरेज स्पीड चल रहा है वो किसके बराबर आ गया? इसका आ गया, इनकी वैल्यू रख दो, 4 इंटू 1/3 प्लस दूसरा कितना है? 60 इंटू 2/3। तो कितना आ गया? इधर कितना आ गया? 80 60 20
ये 40 आया ना। देखो इधर कितना आया बेटे, इसको काट के 40 आया, और इधर कितना आया बेटे, 18 आया। तो इनको ऐड करा, ओके, तो कितना आया आंसर? कोई प्रॉब्लम है क्या? ओहो, यहाँ पर 36 लिखना था ना, 36 और ये आ गया 36 लिखा तो ये आ गया 24 तो 24 को और 18 को ऐड करा तो आंसर आया 42। कितने बच्चों ने ये करा था? रेज योर हैंड, शाबाश। 42 इज करेक्ट आंसर। कितनों ने करा? अब हाथ तो खड़ा करो ईमानदारी से जिसने ऐसे करा है। अगर किसी का तुक्का लगाया, हिंट हिंट काम कर गया, वो नहीं हाथ खड़ा। जिसने प्रॉपर सोल्यूशन करा ऐसे, वो रेज योर हैंड। अब देखो क्लास में देख लो मुड़ के, किसी भी बच्चे का हाथ नहीं खड़ा ईमानदारी से, तो ऐसे ही करा किसी ने। ओके, तो अब मैं आपको एक ऐसा टूल देता हूं, देखो क्वेश्चन करने के बाद देने लगा है टूल टीचर, कि क्लास में कोई भी बच्चा उसको करके आएगा, कोई भी क्वेश्चन में, तो सुन लो वो हिंट क्या है। ये चार्ट बना लो, एक चार्ट क्या है, ध्यान से सुनना। एवरेज स्पीड के रोटेशन, फर्स्ट फार्मूला, आप एवरेज स्पीड को सारी स्पीड्स, जितनी भी स्पीड्स उसने पेपर में दी हो, सारी स्पीड्स को ऐड करके नंबर ऑफ स्पीड्स n से डिवाइड करके ये फार्मूला भी लगा सकते हो, बशर्ते के, ध्यान से सुन लेना, ये फार्मूला तब लगता है अगर टाइम फॉर v1 इक्वल टू टाइम फॉर v2। सभी वेलोसिटी के लिए टाइम फैक्टर सेम हो, जैसे ये 20 मिनट के लिए इतनी वेलोसिटी, 20 मिनट के लिए इतनी वेलोसिटी, 20 मिनट के लिए इतनी वेलोसिटी, सभी के लिए टाइम फैक्टर अगर सेम हो तो आप ये फार्मूला लगा सकते हो। और एक फार्मूला सुनो, अगर ऐसा होता है आप ये भी फार्मूला लगा सकते हो, लेकिन कंडीशन सुन लेना, 1/v1 प्लस 1/v2 सेकंड वेलोसिटी, सेकंड स्पीड, ऐसे ऐसे 1/v1 n, ये भी लगा सकते हो अगर, ध्यान से सुनना, डिस्टेंस फॉर v1 बराबर हो डिस्टेंस फॉर v2 बराबर हो डिस्टेंस फॉर v3, डिस्टेंस फैक्टर बराबर हो, टाइम फैक्टर नहीं, डिस्टेंस। वेलोसिटी से 5 मीटर चला, v2 वेलोसिटी से 5 मीटर, v3 और अगर पेपर में कुछ भी ना दिया हो आपको, ना टाइम ना डिस्टेंस, मतलब क्या है? इसका मतलब बेटे, समझाता हूं। मान लीजिए एक बॉडी ऐसे चल रही है, यहां से यहां तक उसने S1 कवर करा, T1 टाइम के अंदर V1 वेलोसिटी मेंटेन करते हो, फिर वही बॉडी यहां से यहां चली, उसने T2 वेलोसिटी लगाई, S2 डिस्टेंस कवर करा T2 टाइम के अंदर एंड सो ऑन। अगर इस तरह से आपको दिया हो और टाइम फैक्टर सभी में बराबर हो, क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता लगे टाइम फैक्टर बराबर हो, तब आप ये फार्मूला लगाना। अगर आपको लगे डिस्टेंस फैक्टर बराबर है तो ये फार्मूला लगा देना। और अगर आपको पता लगे सर ये तो कुछ भी नहीं पता लग रहा है कि क्या बराबर है क्या नहीं, तो आपको लगाओगे S1 प्लस S2 प्लस S3 जितना भी है, T1 प्लस T2 प्लस T3, तो ये लगा दें। अगर कुछ भी पता ना लगे क्वेश्चन, नोट कर लो, समझदार बच्चे ने नोट कर लिया होगा। अब इसको एग्जांपल से क्लियर करूं, लो एग्जांपल से देखो बेटे, इसी चीज को मैं एग्जांपल से क्लियर कर रहा हूं, देखो ध्यान से देखो।
मान लो एक बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से चल रही है, बाद में वो 30 मीटर पर सेकंड से चलने लगी, लेकिन जब 20 मीटर पर सेकंड के लिए चली तो उसने फॉर 5 सेकंड और 30 मीटर के लिए भी 5 सेकंड के लिए चली, तो एवरेज स्पीड बताओ। तो आपने देखा इधर भी 5 सेकंड है, इधर भी 5 सेकंड है, तो टाइम फैक्टर बराबर हो गया। तो आप क्या करोगे, आप सारी वेलोसिटीज को 20 और 30 को ऐड करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वेलोसिटीज आ जाएगा, यानी 25 मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता कि एक बॉडी 20 मीटर पर सेकंड से गई फॉर 5 सेकंड, नहीं 5 मीटर, फिर वो बाद में 30 मीटर पर सेकंड से गई फॉर 5 मीटर, डिस्टेंस वेक्टर सेम हो गया। अब जानते हो एवरेज स्पीड कितनी आएगी, तो आएगी, देखो नंबर ऑफ स्पीड्स 2, n की जगह 2 डिवाइडेड बाय 1 अपॉन फर्स्ट वेलोसिटी सेकंड वेलोसिटी, 1 अपॉन 20 डिवाइड प्लस 1 अपॉन 30, तो ऐसे सॉल्व होएगा बेटे। नीचे एलसीएम 60, यहां बन गया 3, यहां बन गया 2, तो ये बन गया बेटे 2 डिवाइडेड बाय 1 बाय 12, और ये 24 आएगा फिर आंसर। देख लो दोनों एग्जांपल्स दे दिया आपको, 5 मीटर और मीटर लिख दिया, तो ये नीचे ये येलो वाला फार्मूला लगा। और अगर 5 सेकंड और 5 सेकंड, देखो दोनों में टाइम फैक्टर सेम है, तो ग्रीन वाले के लिए ये व्हाइट फार्मूला लगेगा। और अगर पेपर में कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि सर क्या पता नहीं डिस्टेंस सेम है कि टाइम सेम है, तो ये लगा देना। बेटे माइक के ऊपर आकर बोलो, ऐसे नहीं मेरे को समझ आता क्या कह रहे। सर जो एन है वो डिस्टेंस है। हाँ जी, हाँ जी। ओके सर। एस जो है वो डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन मैंने नंबर ऑफ वेलोसिटीज, और टी का मतलब टाइम है। एक असर्शन बता रहा है, बताओ असर्शन सही है कि नहीं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्मली ए स्ट्रेट लाइन। देखते हैं कौन बच्चा बताएगा इसको। क्या कह रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, किसके लिए बेटे, फॉर a uniformly for a moving body comma moving uniformly is a straight line। कौन बच्चा इसको सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। जो बच्चा कहता है ये सही है, करेक्ट है, वो एक फिंगर खड़ी करेगा। जो बच्चा कह रहा है नहीं गलत है, वो 2 फिंगर खड़ी करेगा। जल्दी बताओ, displacement time graph for a moving body moving uniformly, बताओ। यूनिफॉर्मली का मतलब बता क्या बेटे, ध्यान से सुन। यूनिफॉर्मली का मतलब है एक सारता बनाते हुए, एक सारता। ध्यान से सुनो, शाबाश, मेरे को पता लग गया आपका आंसर। तो इधर आपने टाइम लिया और इधर आपने लिया डिस्प्लेसमेंट। टाइम मान लो 5 सेकंड हो गए, तो डिस्प्लेसमेंट मान लो 10 है, ये आ गया। तो टाइम जब 10 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट भी उसी सिमेट्रिकली यहां आ गया। ऐसे टाइम 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया,
तो डिस्टेंस भी, तो ये सारा जब इन पॉइंटों को आप जोड़ोगे, इन तीनों पॉइंटों को आप जोड़ोगे बेटे, तो आपका ग्राफ आएगा येलो कलर का स्ट्रेट। एक बात बताना चाहूंगा यहां पर, अगर इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में मैंने थोड़ा सा फर्क डाल दिया, इस लैंग्वेज को मैंने मूविंग यूनिफॉर्मली की बजाय ऐसे कर दिया होता, मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर मैंने ऐसे लिख दिया होता इसको मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो ये ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तब ये ग्राफ ऐसे आएगा बेटे, ग्रीन कलर जैसा। और बताऊंगा इन ग्राफों का नाम भी याद होना चाहिए। इस ग्राफ को बोलते हैं लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ। और अगर ऐसा ऐसा ग्राफ आ जाए, ऐसा कप शेप, तो बोलते हैं बेटे पैराबोला। पैराबोला तो बेटे आज कहाँ पर ही बाइंड अप करते हैं, कल भी आप क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे, ताकि आपको अच्छे से पता लग जाए। ठीक है, कहना चाहता है कोई बच्चा? डू यू वांट टू से एनीथिंग? जिनको आज का लेक्चर समझ आ गया हाथ को वेव करके दिखाओ, प्लीज वेव योर हैंड। अगर आज का लेक्चर समझ आया, ऐसे वेव करो ना एक बार, प्लीज वेव योर हैंड। खुश रहो, खुश रहो। स्माइलिंग स्टूडेंट ऑलवेज हैप्पी। बाय बेटे। हमारे पास लिसन 15 मिनट मुझे पता है हो गया मुझे पता है आप एकदम से तो मैं इंफॉर्मेशन दे दी बट आप एग्जाम सुन दे तो आपको मैंने कल चैप्टर 2 सुन लो, पहले मेरी बात नहीं सुन रहे। चैप्टर लेसन 2 जो निकाला मैं कोई क्वेश्चन बताते जो ऑलरेडी आ चुका है भाई, तो मैं एक बार टेस्ट करें आप